तो क्या डील हो रही है फिर पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए अफसार साहब, डील की जो है ना, मसला ये है कि डील अब हो नहीं सकती किसी की। पीटीआई की इमरान खान की डील हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हुई तो उनका जो वोटर है उसका जो अब एक नैरेटिव है वो तो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे ना, फिर नवाज इमरान खान। सो डील तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट तो मुमकिन है। एंगेजमेंट होनी चाहिए और तलखियां कम होनी चाहिए। मैं तो, जिस तरह आपने बात की मुफान माना, तो मैं तो बड़ा वाजे हूँ कि ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, बल्कि सियासी जमातों के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए। और सियासी जमातों के साथ एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट से पहले एंगेजमेंट होनी चाहिए। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। वरना तो फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, एक खिचखिच लगी रहेगी ट्वेंटी फोर बात तो सेवन आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ। लेकिन इसी तरह की इंगेजमेंट शहबाज शरीफ साहब किया करते थे जब, तो उनको खुफिया मुलाकातें कहा जाता था और उसको कहा जाता था कि डील हो रही है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे भी ये इल्ज़ामात लगे, तो इंगेजमेंट से ही बात आगे निकलती है ना फिर। इसीलिए तो हुकूमत जो इस देखिए वक्त ना, महसूस कर रही है, वो तो यही महसूस कर रही है कि आप लोगों की डील तो हो चुकी है तकरीबन। नहीं, अब सर सर बात यह है कि डील तो नवाज शरीफ साहब ने तो डील की ना। अब आप खुद एक सारे अमल के इतने करीब से आपने देखा, आप गवाह हैं। वोट को इज्जत दो से फिर जो आसान रास्ता जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान किया वहां तक आना जो है, इसको डील ही कहेंगे, एंगेजमेंट तो नहीं कहेंगे। एंगेजमेंट तो ये होती है कि आपने असूलों के ऊपर एक जो है वो फॉर्मूला तय करना है, तलखियां कम करनी है, वो तो एंगेजमेंट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अचानक वोट को इज्जत दो पे नारे लगाते लगाते पाँव में ही पड़ जाएं, और उसके बाद आप जो आसान रास्ता फिर आपने खुद ही एक्सप्लेन किया, वो आप उसके ऊपर आ जाएं, और उसके बाद आप पूरे के पाकिस्तान का इलेक्शन को फ्रॉड करके जीत के वजीर आजम बन जाएं, और फिर पाकिस्तान में सिविलियन जो छोटी मोटी स्पेस है उसको भी खत्म कर दें, बेड़ा गर्क कर दें, इसको तो फिर डील ही कहा जाएगा ना। तो ये डील जो है ये इमरान खान नहीं कर पाएंगे, ना ही वो करेंगे, ना ही वो कर सकते हैं, और ना ही इस वक्त पाकिस्तान का माहौल इसकी इजाजत। अच्छा ये देखें, अभी आज आप देखें, मैं एक तो आपकी इस बात की तारीफ़ करूंगा और पब्लिकली करूंगा कि आप की वाबस्तगी जो है पीटीआई के साथ, इसके बावजूद कि मौजूदा जो लीडरशिप है वो मुसलसल कहती है कि आप नहीं हैं पीटीआई का हिस्सा, आपकी कमिटमेंट है खान साहब के साथ और आप कहते हैं कि आप इसका हिस्सा हैं और ये मामला बाद में हल होंगे और आपका एक मौक़िफ़ है और बहुत वज़नी मौक़िफ़ है। अब आप खान साहब ने कहा है कि आज झुका है उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना जुर्म है? हुकूमत का कोई इदारा गलत काम करेगा तो उस पर तनकीद करेंगे। और फिर साथ ही कहा मुज़ाकरत आइन के दायरे में रह कर करूँगा। इन दोनों में चीज़ों में आपको तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं नज़र आ रही होगी ना? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक है रियल पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का जो इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन भी किया, कि इमरान खान जेल में है। जेल में उनको देखें तीन चीजें चाहिए। एक तो उनको रियल जो इस वक्त है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। उन्हें अमली बनाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का बयान चाहिए। इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि इमरान खान साहब को ना तो रियल इंफॉर्मेशन कोई वहां पे जो है, जाहिर है चार पांच लोग जिनका एक्सेस है, उसमें उमर अयूब साहब के अलावा कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। लिहाजा ये जो बात देखें, आपने एक बयान बात कर दी कि एंगेजमेंट के लिए हम तैयार हैं, फौज के साथ बात के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद जो रोजाना सवाल होते हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, उसका जवाब जो है वो दे रहे होते हैं, उसे समझ ही नहीं आती कि आखिर हम चाहते क्या हैं और पीटीआई की पॉलिसी क्या है। कंफ्यूज हो जाती है, बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं मिल रहा। तो मेरी नजर के अंदर भी ये जो आज की भी जो गुफ्तगू है, जब एक बात हो गई, आपने कह दिया कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, अब उससे हमें आगे, मसलन आज बात जो है वो तो जुडिशरी, पाकिस्तान में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है। ईसीपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीटीआई ने रेफरेंस फाइल किया हुआ है, उसकी बात है। फिर जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उनके ऊपर बात है। लेकिन हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स जो जाते हैं वहां पे, वो भी एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं, और जाहिर है फिर उसका जवाब भी वो एक ही जो है वो मिल रहा है। सो उसकी में कॉन्टेक्स्ट जो है अच्छा वो थोड़ा ठीक आउट है। है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आउट है। आपने कहा फ़ौज से मुज़ाकरात तो करने चाहिए, तो आइन में कहाँ लिखा है कि फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से एक सियासी जमात मुज़ाकरात करेगी?
अब सर साहब देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन तो एक जाहिर है कि मौजूद है, और लेकिन एक ट्रेडिशंस भी हैं। 52 ऑनवर्ड पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट हम चला रहे थे। और घर के अंदर देखें, इज्जत उसकी होती है जो पैसे कमा रहा हो। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए पैसे कमा रही थी। 52 के में वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, अफगान वॉर, ये सब कुछ हो रहा था। हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, हम उनकी जंगें लड़ रहे थे, हमारी इकोनॉमी चल रही थी। फौज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और चेंजिंग सिनेरियोज के साथ ये रोल भी जो है कभी कम होता रहा, कभी बढ़ता रहा। अब तो पाकिस्तान में फौज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कहा जाए कि नहीं जी हमारे करनी फौज से और उसके बगैर ही चल जाएगा, तो देखिए ये तो एक रियल पॉलिटिक्स के खिलाफ ठीक है। है, नहीं आप ये पूरे देखें, शहर में कहूं कि हकीकत नहीं, ये पसंदी चांद है। आपकी, नहीं ये बात ठीक है, आपकी हकीकत पसंदी से आप काम ले रहे हैं, और पॉलिटिक्स यही काम, ये चीज़ होती है, इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मुझे ये बताएं कि महमूद अचकज़ई खान साहब को अपॉइंट किया गया है मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब की तरफ से, वो किससे मुज़ाकरात करेंगे अचकज़ई साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई मुज़ाकरात का मुझे कोई फ्रेमवर्क नजर नहीं आ रहा, और ना ही मुझे कोई इसके बारे में ये है कि कोई ऐसी चीज है। असल में तो देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें नवाज शरीफ साहब का तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने तो वैसे चुप है। जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त वो तो नवाज शरीफ है। उनका माइंडसेट का हमें तो नहीं पता। आप तो खैर जाहिर है कि कोई मुलाकात आपकी हुई हो या आपको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जो बाहर एज ए कॉमन सिटीजन मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ साहब की क्या सोच है। और जब तक हमें नवाज शरीफ की सोच का पता ना चले, मुज़ाकरात की बात जो है वो वन साइडेड रहेगी, वो होनी नहीं। और इसलिए मैं अभी अच्छा ये बताइएगा कि आई एम नॉट पीटीआई के क्या कर मुज़ाकरात लेंगे या पीटीआई के वन मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं, पीटीआई के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं, उसमें नवाज शरीफ अहम क्यों हैं? इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट, मेरे नजर के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है अब इतनी वो एक्सक्लूसिविटी उनमें नहीं रही। हम कहें कि एस्टैब्लिशमेंट जो से बातचीत जो है वो नॉर्मलाइज, अब जब भी होने हैं ये एक एक्सक्लूसिव मुज़ाकरात होने हैं जो पॉलिटिकल ताकतें भी जिसमें शामिल होंगी और जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल होगी। और पॉलिटिकल ताकतें जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उसके दो ही लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनकी थिंकिंग को। एक नवाज शरीफ है और दूसरे जरदारी साहब हैं। शहबाज शरीफ हो जाए, मरियम हो अच्छा जाए, ये लोग ठीक, फ्रेंकली ठीक है। पॉलिटिकली इररेलेवेंट हैं। अच्छा लेकिन देखिए, अब एक असल सबसे बड़ा इशू जो है वो 9 मई का है, और ये कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि 9 मई के वाक़यात पे कोई माफ़ी नहीं जब तक कि पब्लिकली अपनी गलती तस्लीम नहीं की जाती। तो मेरा भी और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका गहरा ताल्लुक है 9 मई के वाक़यात से। तो आप नहीं समझते कि आप जैसे लोग, आप भी उनमें से थे जिन्होंने उस वक्त खान साहब को एक जारहाना रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया, और आज आप कह रहे हैं एंगेजमेंट पे आप आएँ, विच इज़ गुड, लेकिन उस वक्त आप समझते कि आपसे ये गलती हुई? नहीं, बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अगर याद करें अबसार साहब, तो हमारी जो मुज़ाकरात हो रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इलेक्शनों पे मुज़ाकरात हो रहे थे, और हम लोग तो तकरीबन कामयाब हो गए थे वो मुज़ाकरात में, और इलेक्शन की डेट जो है वो तय हो गई थी कि आप ये जो ही बंदियाल साहब रिटायर होते हैं उसके बाद इलेक्शन जो हैं वो करवा लिए जाएं। अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो हमने जो किया असम्बलियों से बाहर आके, हमने तो एक शाह मार दे दी ना सियासी मैदान में। तो आज पीटीआई जो कुछ है वो अपने बड़े फैसलों की वजह से है। और अगर हम असम्बलियों से बाहर ना आते तो चलें, जो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हुआ पीटीआई के साथ वही मुल्क में होना था। तो वो तो बहुत बड़े फैसले थे, वो उसके लिए वो आइन वो तोड़ना बात, पड़ा हुकूमत को। ये बात उसको आपकी सियासी चाल के मुताबिक। शहमात वाली बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, लेकिन हम्माद अजहर, मुराद सईद और फवाद चौधरी फ़ौज मुखालिफ बयानिए के हामी थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह फरमाया है, आपके पास 30 सेकंड्स हों तो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा आप लोगों की जारहाना सियासत के बारे में। आपका ख्याल है कि जो नाम आपने लिए हैं, मुराद सईद का नाम लिया है, हमाद अजहर का नाम लिया है, ये लोग चाहते थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाके तो प्रोटेस्ट किया जाए? मुराद सईद हमेशा से सर फहरिस्त रहे। हमाद अजहर ज़ाहिर एक बहुत इम्पोर्टेंट यूथ के साथ जुड़ा
नाम है, फवाद चौधरी साहब भी हैं उसके अंदर, एक लंबी फहरिस्त। फवाद चौधरी भी इस ग्रुप में शामिल ऑफ था। कोर्स हिलाशारी देने वाले और डट जाओ तो टकराओ तो उनके नारे नहीं आपने सुने थे, तेरा बाप भी देगा तेरा बाप भी आज़ादी। देगा आजादी। रहेंगे तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। तो फवाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में उस वक्त पीटीआई की पॉलिसी ये वाली गलत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजादी तो देखिए ये एक इस्तारा है और अभी भी इस्तारा है। आजादी तो चाहिए इस कौम को इस निज़ाम से। अभी भी मैं समझता हूँ जो भी शख्स इस निज़ाम से खुश है और वो गुलाम है तो उससे तो मुझे हमदर्दी है, जाहिर है। और देखिए जहाँ तक फिरदौस है कि कमान का ताल्लुक है, मुझे नहीं याद कि इनको अलाउ भी था जमान पाक में आना या अपना किसी जगह। आई डाउट के जब उनको हटाया गया करप्शन के इल्जाम पे और फिर दूसरे पे, उनको तो तवील अरसे से कोई एक्सेस ही हासिल नहीं था, ना ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में और ना ही जमान पाक। तो जाहिर है उनको तो पता नहीं क्या ये बातें उनको तकरीबन हर हुकूमत से निकाला गया करप्शन के इल्जाम पे, लेकिन आपकी हुकूमत ने कोई कार्रवाई तो नहीं की करप्शन के खिलाफ? उनकी करनी तो चाहिए थी। हर वहाँ की कार्रवाई जो है हमें, मुझे नहीं पता कि जो वज़ीर आज़म और वो जो उनके प्रेरोगेटिव्स होते हैं, लेकिन उनको निकाला गया था। उसके बाद एक्सेस तो उनको कभी भी नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता वो कैसे ख्वाबों में जिंदा है। और फिर जो आजकल उनकी हालत है, बंदा रेलिवेंस लेने के लिए भी ऐसी बातें कर देता है। तो मुझे लगता है कि रेलिवेंस, कई लोग जो है ना वो रेलिवेंस लेने के लिए पागल हो जाते हैं। तो ऐसी बातों की तो कोई तुक ही नहीं बनती। और देखिए आजादी के तो हम हामी, अब भी हामी हैं। अगर आपने इस निजाम के अंदर जो खुश, उसको मुझे हमदर्दी है, क्योंकि ये देखिए ये तो तबाह बर्बाद हो गया है। हमारा जो पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, जिसमें 100-150 लोग जो अलीट के हैं, उन्होंने पूरे वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जामद है और अवाम की हैसियत तो आपने देख ही ली कि क्या जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसकी हैसियत आपने। तो जब तक हम इस निज़ाम को तोड़ के आगे नहीं बढ़ते, पाकिस्तान को एक हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं लेके जाते, ये जंग तो जारी रहनी है, हर सूरत रहनी है। हम नहीं होंगे, हमारे बाद जारी रहेगी। लेकिन चले, ये जंग तो आपकी बात दुरुस्त है, जारी रहनी है, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा बेहतर भी तो निकले कौम और मुल्क के लिए। उसके लिए आपने एक बड़ी अच्छी बात आप मुसलसल कर रहे हैं, जो मैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत मेरी नज़रों में मज़ीद बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि तमाम बड़े सियासी लीडरों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को जेल में सही एडवाइस नहीं मिल रही। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान ये इकट्ठे बैठ सकेंगे? खासतौर पे खान साहब इनके साथ बैठेंगे या वो खान साहब के साथ बैठेंगे जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना है और एडवाइस भी नहीं मिल रही उनको? देखिए अब साथ साथ इशू तो ये है ना कि आपने 2-3 ही इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको एक कंसेंसस चाहिए। एक तो देखिए मेरे नजर के अंदर, एक तो आपको इस पे कंसेंसस चाहिए कि एक ये पीटीआई की जिम्मेदारी क्या है। पीटीआई की जिम्मेदारी ये है कि वो ये इंश्योर करे कि वो लोगों को ये यकीन दिलाए कि वो इक़्तिदार में आके वो नहीं करेंगे जो इनके साथ हुआ है पिछले 2 सालों में, यानी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी। अब उसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसिक्यूशन और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। बहुत सारे ममालिक के अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो वैसे अपॉइंट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है। आप दुनिया के देख लें मॉडल जहाँ पे प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट है, उसके मुताबिक उसको कर दें। दूसरा ये है कि देखिए इलेक्शन फ्री फेयर, आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको हम रिग होने से बचा सके। ये 2 बड़े इश्यूज हैं। और तीसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये 3 बड़े इश्यूज को आप रिजॉल्व कर लें, बाकी तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने मेहरबानी करनी है। उन्होंने देखना है कि अपना रोल वो आगे इसमें और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लें। लेकिन देखें वो पहले इसलिए रोल था, इस इलाके में जंगें हो रही थी, पैसे आ रहे थे। अब पाकिस्तान में ये रोल नहीं चल सकेगा ना। आप देखें किस तरह से आप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में इसको बढ़ाएगी। वो उन्होंने मेहरबानी करनी है। बाकी बड़ी अच्छी बात बड़ी अच्छी बात की है फवाद चौधरी साहब आपने। आपका ताल्लुक जेलम से है और जेलम से बहुत सारे शहदा का ताल्लुक है, फ़ौज के बहुत सारे अफसरान का ताल्लुक है, मार्शल बेल्ट है पाकिस्तान की, वहाँ से आप ये बात कर रहे हैं तो इस बात में बहुत वज़न है। और ये सोचना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को भी